नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पर्सनल वॉर, निशाने पर सिंगार। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर निशाना और निशाना भी घर से निशाना, जिसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी। और ठीक उस समय जबकि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आरंभ होने वाला है, टाइमिंग एकदम जिसे आप कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग, कि जिस समय उमंग सिंगार ये मंसूबा अपनी टीम के साथ संजो रहे हैं कि वो कटघरे में खड़ा करेंगे विधानसभा में, उसी समय खुद उन पर उनके ही घर से, उनके परिवार से ही ये हमला उनकी पत्नी की तरफ से हुआ है। क्या है पूरा मसला, पहले देखिए फिर डिबेट की तरफ चलें। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सरकार की घेराबंदी की तैयारी कर रहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार खुद घिरते नजर आ रहे हैं। जी हां, सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक मुखर रहने वाले उमंग सिंघार की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। लिव इन पार्टनर की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। खास बात यह है कि उमंग सिंघार की पत्नी ने ही देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष से जवाब मांगते हुए कहा कि कांग्रेस और सिंघार क्या करते हैं सबको पता है। ये नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस के नेता उमंग सिंगार जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जिस प्रकार के आरोप नहीं, ये पाया गया था पहले कि उनके घर के अंदर एक बहन की हत्या हुई और देश को और दुनिया को और मध्य प्रदेश को ज्ञान बांटने निकलते हैं। इसलिए उमंग सिंगार इस बात का जवाब दे और कानून अपना काम गंभीरता से इस बिंदु पर भी करेगा। बीजेपी के जबरदस्त हमले के बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के बचाव में उतरी। कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट में अभी सिर्फ याचिका लगी है, स्वीकार होगी या नहीं ये कोर्ट तय करेगा। कांग्रेस ने षड्यंत्र का अंदेशा जताते हुए कहा कि वो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ती रहेगी। नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंगार जी के खिलाफ जिस तरीके से एसएलपी दायर की गई है, पहले तो एसएलपी कोर्ट एक्सेप्ट करें, स्वीकारें। अभी तो कोर्ट ने स्वीकारी नहीं है, सिर्फ दायर हुई है। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि कोर्ट का काम कोर्ट करेगा और पार्टी काम कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन एक तरह से जो षड्यंत्र आ रहा है कि आप किसी को डराना या किसी को धमकाने का काम और कहने के कोर्ट के घसीटने से आप किसी की आवाज को बंद नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते। जुल्म और जाति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। मैं बीडी शर्मा जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपको प्रदेश की हाई कोर्ट की न्याय पे आपको विश्वास नहीं है? क्या आपको देश की सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय किया, मेरे को क्लीन चिट दी 4 साल पुराने मामले को लेके, क्या उस पे आपको विश्वास नहीं? मैं यही कहना चाहता हूं कि लड़ना आता है मुझे, डरता नहीं हूं। और मैं यही कहना चाहूंगा, एक आदिवासी को आप कितना दबाओगे? मैं डरने वाला आदिवासी न डरा हूं न झुकूंगा। एक वक्त था जब राजनीति और निजी जिंदगी अलग अलग चला करते थे, लेकिन अब दौर दूसरा है। निजी जिंदगी के मसलों को सियासी मुद्दा बनाने से नेता नहीं चूकते। राजनीतिक लोग छोटे छोटे घरेलू मामलों को तिल का ताड़ बना देते हैं। उमंग सिंघार के घर में हुए सुसाइड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस केस में सिंघार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि सियासत निजी मामलों के धुएं में चिंगारी क्यों ढूंढती है। आपने देखा कि किस तरह ये पूरा मसला सामने आया है। और राजनीति में बरसों पहले एक दिग्गज राजनेता का इंटरव्यू लेते समय जब मैंने उनसे पूछा कि राजनीति का सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा चैलेंज नहीं, मैं आपको सुधार करूंगा आपके सवाल में, वो है अभिशाप। और अभिशाप ये है कि जितना हम खुद के बारे में नहीं जानते, राजनीति में आने के बाद उतना हमें हमारे प्रतिद्वंदी बता देते हैं। तो राजनीति में आपको आना है तो ये तय मानिए कि आपके बारे में कॉलेज में आपने किससे झगड़ा किया था, कहाँ क्या पंगा हुआ था, आपकी गाड़ी कहाँ पार्किंग में फाइन लगा था, सब मालूम पड़ जाएगा। कंसल न्यूज़ के सवाल देखिए, क्या पत्नी की सुप्रीम कोर्ट से केस ओपन करने की गुहार से सिंगार जी की मुश्किलें बढ़ेंगी? गिर गए हैं सिंगार। पर्सनल मामलों के धुएं में चिंगारी ढूंढकर सियासी रोटी क्यों सेकते हैं नेता? सिंगार के मामले में कांग्रेस के षड्यंत्र के आरोपों में कितनी सच्चाई है?
जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। सीनियर कांग्रेस लीडर और चीफ स्पोक्स पर्सन भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी है स्टूडियो में हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर दुर्गेश केशवानी है, युवा नेता और बीजेपी प्रवक्ता। किस तरह देखते हैं मनोज आप, ठीक विधानसभा सत्र के पहले ये पूरी कहानी सामने आई है और राजनीति षड्यंत्रों की खदान है, ये तो कोई इससे इनकार नहीं है। अब ये मसला एक तो पर्सनल मसला है, निजी मसला है और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात है। कितना लगता है आपको, क्या ये सिर्फ एक कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर घेरने की कोशिश है उमंग सिंगार जी को और कांग्रेस को, या इसके पीछे आपको कुछ पर्सनल मोर्चे की भी खटपट गंभीर नजर आती है? देखिए, जिस तरह से पूरा मामला उमंग सिंगार का अचानक सामने आया तो इसमें पर्सनल भी दिखाई देता है शरद जी। और कई बार होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, पर्दे के पीछे कौन होता है। लेकिन निश्चित रूप से उमंग सिंगार ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक बड़ा मामला उठाया था। वो मामला इस समय खूब चर्चा में भी है, एक पूर्व मंत्री को लेकर, और ये भी कहा गया है कि उन पर कई तरह के गंभीर आरोप थे। फिर बाद में उन मंत्री जी ने उन पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया। लेकिन इस बीच में एक जो पुराना मसला है जिसको लेकर उनकी पत्नी सामने आ जाती है जैसा आरोप है, और वही मामला दर्ज करा देती है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो 2022 का मसला था जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है, खूब उठा ये मामला, और ये भी कहा गया कि शायद इससे बड़ा नुकसान होने वाला उमंग सिंगार को, लेकिन बाद में कोर्ट से राहत मिल गई, पूरी तरह उनको बरी कर दिया गया। अब फिर उठा है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि विधानसभा को लेकर उमंग सिंगार ने बड़ी व्यापक तैयारियां की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बार बार कांग्रेस ये बोल भी रही कि हम तमाम सारे मामलों को लेकर जाने वाले हैं विधानसभा में जिसमें वर्तमान सरकार या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है उसी की तैयारी में बीजेपी भी है। पर यह सच है कि पहले जब पर्सनल बातें होती थी शिवराज जी या बाकी तमाम सारे नेताओं को हमने सुना है कि वो उनका घर का मामला है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पर जब घर के मामले सामने आ जाए तो ये राजनीति का एक दूसरा रूप भी दिखाई देता है जो चिंता भी बढ़ाता है। आप राजनीति करिए, यदि राजनीतिक तौर पर विपक्ष के कोई आरोप है तो उसका जवाब दीजिए, पक्ष के पास कुछ है तो वो अपनी बात करे। लेकिन इस तरह के मसले जिसको लेकर कोर्ट ने भी बरी कर दिया, अब बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, जिम्मेदार व्यक्ति है, उनके पास भी कुछ चीज़ें होंगी। तो मुझे लगता है विधानसभा का सत्र बड़ा धमाकेदार रहने वाला है जिसमें आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। लेकिन उमंग सिंगार की वर्तमान में तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, किसी के घर का मसला है, निजी मसला है, पत्नी ने जाहिर है आरोप लगाया है तो खटपट और अनबन की बातें स्वाभाविक होंगी। अब इसमें बीजेपी क्या देख रही है? इसमें बीजेपी घर की इस लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई बनाना चाहती है? देखिए शरद जी, राजनीति के लिए बहुत सारे मामले होते हैं और उसमें सब लोग राजनीति करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। मनोज जी ने अभी बताया कि घर का मामला है। घर का मामला होता तो पत्नी उनकी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती। घर का मामला होता तो जो लिव इन पार्टनर थी वो उसकी बात बाहर नहीं आती। और जब चीजें घर से बाहर निकल के आ जाए ना शरद जी, तो वो घर की बातें नहीं रहती हैं। आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आपकी लिव इन पार्टनर ने आपके घर में ही उनकी हत्या हुई है और वो उसके निश्चित रूप से कोर्ट में मामला है, कोर्ट में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी वाइफ ने ही उसको उस चीज को उजागर करने का काम किया है। इसमें हम राजनीति कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम तो कहीं नहीं ढूंढ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात को इंगित किया है कि उमंग सिंगार जी आए गाए बाए हमेशा ही इस तरह के अन्य आरोप सरकार पर लगाते रहते हैं। ये उनका अधिकार है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आरोप भी करें, आलोचनाएं करें, ये उनका अधिकार है। पर यही सिर्फ शिष्टाचार हम निभाएं और आप जब इतने बड़े बड़े आयोजन हो जाए उसमें भी आप प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हो, तो निश्चित रूप से उसके लिए भी आपको इन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। आप GIS जैसा है बड़ा मतलब भोपाल मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आने का काम किया। क्या एक नेता प्रतिपक्ष को सरकार की वाहवाही नहीं करनी चाहिए थी क्या? हम तो जब नेता प्रतिपक्ष हमारे भी थे, अटल जी ने भी इंदिरा गांधी जी की तारीफ करने में कहीं कमी की क्या? जब आप चाह रहे हो कि ताली एक हाथ से बजे, तो शरद जी मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो इसीलिए आप पीछे लग गए हैं उमंग सिंगार जी के? नहीं, उमंग सिंगार जी तो खुद जिन्होंने दिग्विजय सिंह को खुद माफिया कहा, दिग्विजय सिंह को ब्लैकमेलर कहा, ये सब ऑन रिकॉर्ड सब चीजें हैं शरद जी। हम क्या, वो तो खुद अब वो जो कार्ड खेल रहे हैं वो खुद अपने आप को आदिवासी बताकर बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये वो खुद चाह रहे हैं कि वो इस तरह से इस कार्ड को खेलकर वो अपने आप को बताना चाह रहे हैं। अरे
मृत्यु हुई है किसी की, तो निश्चित रूप से उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये तो सब कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। बहरहाल कानून तो अपना काम करता ही है और हम एक संवैधानिक व्यवस्था में। भूपेन जी, आप किस तरह देखते हैं? पहली बात तो ये कि जो केशवानी जी की बातचीत से स्पष्ट हो गया है कि जीआईएस के घोटालों पे उन्होंने बात कर दी, इसलिए उसका बदला ले रही है बीजेपी। अब जीआईएस की तारीफ करना चाहिए, ऐसा जो है आग्रह है दुर्गेश केशवानी जी का। तो कोई आग्रह नहीं है, मैं तो उनको अपना जो अभी राजनीतिक धर्म भैया मैंने आपको जी, शांति जी, से जी। सुना है, आप थोड़ी सी शांति रखें, 2 मिनट की तो बात ही होती है। तो मैं जो है तारीफ कर देता हूँ आपके जीआईएस की। आपको याद होगा कि 2016 में परम श्रद्धेय आपके जो है परम पूजनीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 40 एकड़ ज़मीन दी थी पतंजलि को, और उस 40 एकड़ ज़मीन में ये कहा गया था कि 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की एमओयू हुई है। आज 2024-25 आ गया है, 25 में क्या 500 करोड़ में से 5 पैसे का भी इन्वेस्टमेंट वहाँ हो गया है? आपने भागते दौड़ते लपकते एयरपोर्ट जाके उनको 432 एकड़ ज़मीन और सौंप दी है। इसकी हम लोग तारीफ़ करते हैं कि आपकी सरकार इतनी चैतन्य है, इतनी महान है कि 40 एकड़ पर काम नहीं हुआ, 432 एकड़ का काम और सौंप दिया। इतनी एफिशिएंट है आपकी सरकार, और ऐसी दक्षता के लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। इसमें अंदर बाहर क्या हुआ है इसको भी आप थोड़ी जानकारी में लाइए प्रदेश की। आज जो है अगर कि सवाल उठा रहा है कोई विपक्ष का नेता, तो आप उसके घर में घुस के जो है ये गंदगी फैलाएंगे। आपको कभी याद है आपके अध्यक्ष जी ने इस बात पर बयान दिया कि अपनी बेटी के साथ जो है दरिंदगी करने वाले आपके पन्ना के जो है नेता थे उन पर कोई कभी टिप्पणी की है? आपका विदिशा का नेता आपने अपने घर में जो है अपने बच्चों के साथ दुष्कर्म करने में पकड़ा गया, उस पर आपने कभी टिप्पणी की है? आपका जो है नेता अभी जो है भरे लोकरंग में दुराचार करते हुए सामने आया है, उस पर तो आपने एफआईआर भी नहीं लिखी। और आप चरित्र की इतनी सारी आपने अभी कहानियाँ सुना दी कि बिल्कुल हम तो हतप्रभ हो गए कि आपसे ज़्यादा महान कोई व्यक्ति नहीं है। आपके तो दर्शन मात्र का फल है केशवानी जी। तो आप जरा इस बात की भी चर्चा किया कीजिए। और दूसरी चीज़ ये सोचिए कि इससे कोई डरने वाला नहीं है। जिस चीज़ का जब आप कहते हैं कानून अपना काम करेगा, तो हाईकोर्ट ने जो काम किया है उस पर आप सवाल उठाएंगे? यह हाईकोर्ट काम कर चुका है, अपना कानून अपना काम कर चुका है। बोलिए दुर्गेश जी। पुलिस अपना काम कर चुकी है। बोलिए। अब उसके बाद आप क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, भूपेन जी दर्शनों का लाभ लेना चाह रहे हैं तो उनको मुबारक है। दर्शन तो मैंने हम यहीं से ले रहे हैं। आपका तिलक की साइज बढ़ गई। अब राजनीतिक धर्म की ये बात कह रहे थे कि राजनीतिक धर्म निभाने का काम कर रहे हैं। अरे आपको मैंने तो इस बात की ओर इंगित नहीं किया, क्योंकि आप हमेशा अपने हिसाब से पॉलिटिक्स, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द आप घूमते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए मेरे भैया, क्यों बिलबिला रहे हैं, क्यों बिलबिला रहे हैं? मैं तो बिल्कुल मान लिया आपकी बात को जी। तो कहीं अगर जीआईएस की मैं बात कर रहा हूं तो ये उपलब्धि है, मध्य प्रदेश की जनता जान रही है, देश जान रहा है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस उपलब्धि में अगर नहीं, आप तो सिर्फ उस उपलब्धि पे बोलो ना, थोड़ा सा देखना चाहते हैं। आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कांग्रेस करना चाह रही है और सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही आप बात कर रहे हो। आप इसीलिए ही आपने जो बातें कही ना, ये सब सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का आधार है। सर आपको बुरा लगता है कि हम लोग इस पे बात कर रहे हैं? अरे ये तो उनकी पत्नी, धर्म पत्नी खुद लेके सुप्रीम कोर्ट में गई, उसमें हमने कहाँ कसूर किया? आप उनको कोसिए, आप पानी पी कर हमको कोसने का काम कर रहे हो। और आप पतंजलि की बात कर रहे हो, आप पतंजलि का प्रोजेक्ट आप करोद रोड से आगे बाईपास पे प्लांट लगा हुआ है और बहुत लंबे समय से उस प्लांट का प्रोडक्शन हो रहा है। आप झूठ बोलने का काम जो कांग्रेस की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है ना, कि झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, धोखा देकर बात करेंगे और जोर जोर से चिल्ला कर बात करेंगे कि झूठ सच प्रतीत हो जाए। मेरे मित्र, झूठ सच प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि जो दूध पानी का आपकी बात पे भूपेन जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं कि क्या आपने जो कहा कि पतंजलि का प्रोजेक्ट बहुत संक्षेप में जलवेदार भाषण दिया है दुर्गेश भाई आपने। आज तो आपका मुरीद हो गया मैं कि जो है जमीन अलाट हुई है पीथमपुर में और आपने प्लांट लगवा दिया करोद में। यहाँ पे भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जमीन अलाट हुई है पीथमपुर में और प्लांट लगवा दिया। आप पतंजलि की जो बात कह रहे हो ना, ये पतंजलि को भी हमारे समय में लेके आया गया है।
हमारी सरकार के समय ही पतंजलि ने ये काम करने का जमीन काम, अलॉट अपने हुई है बिस्किट प्लांट, पीथमपुर में अपना बिस्किट और प्लांट आपने लगाने जो का है काम प्लांट किया है लगवा यहाँ पे। दिया खरोंद में, मतलब इससे आप- ज्यादा आप- महान आप कोई सिर्फ हो ही नहीं selective सकता। politics, हम आप इसीलिए मत कह रहे राहुल थे गांधी आपके बनो मेरे दर्शन भैया, मात्र का फल है। झूठ बहुत दिनों तक नहीं चलता है। अरे भैया भूपेश झूठ भाई, आप कौन बोल बड़े रहा नेता है? हो, जमीन बड़े कहाँ नेता अलॉट हो। हुई यही नहीं हमारे पता शरद जी आपको, ने और भी अभी आपने जो आपको है ये कहा गोली दाग कि दी है। चीफ स्पोक्स पर्सन हो आप कांग्रेस के। अरे इस भैया, तरह झूठ गोली मत दागो बोलो। तो झूठ कारतूस के पाँव चेक तो बहुत कर दिन लिया तक चलिए नहीं चलिए, होते, मैं लौट रहा हूँ जमीन मैं पर लौट नहीं रहा रहते हूँ हैं। मैं लौट रहा हूँ। मनोज, मुद्दा ये है कि क्या कोई ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए क्या, क्योंकि कई बार हम राजनेताओं को, दिग्गज राजनेताओं को भी सुन चुके हैं कि मेरे परिवार को बीच में क्यों लाया गया, वो तो राजनीति में नहीं है, क्या वजह थी, और ये इस तरह से पर्दे के पीछे से या पीठ पर वार क्यों किया गया। युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन अब ये तो चक्रव्यूह है। जिस तरह अभिमन्यु को घेर के मारा गया, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बीजेपी की भूमिका है, कांग्रेस की भूमिका भी समय समय पर देखी गई है। और पर्सनल विषय पर जिस तरह से कटाक्ष और तमाम चीज़ें की जाती हैं, अर्जुन सिंह जी का विधानसभा में बहुत चर्चित मसला है, जब उनके पिताजी के जेल जाने को लेकर कहा गया तो उन्होंने बहुत आहत मन से विधानसभा में कहा था कि मैं नहीं जानता कि नेता प्रतिपक्ष जो बात कह रहे हैं, कि पिता के चुनने का अधिकार तो मुझे नहीं था, अब उनके क्या कर्म थे, वो क्यों गए, क्या वजह रही, ये इसमें मेरा दोष अगर ढूंढा जाएगा तो पिता को चुनने का अधिकार मेरे पास तो नहीं था। तो ये जो बातें हैं, इनको क्या मतलब हम कोई उम्मीद तो नहीं कर सकते, अब कोई विभाजनकारी रेखा तो है नहीं बीच में। जी देखिए, ये तो खुद हमारे ध्यान रखने की रेखा है, जिसमें आप अपने आत्मबल, अपने मन से पूछे कि आपको क्या करना है। पर शरद जी, होना जरूर चाहिए रेखा, क्योंकि जब आप कहीं पहुंचते हैं। पर दूसरी गाइडलाइन भी आप देखिए कि अब आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप एक राजनेता है और सामान्य लोगों की नज़र आप पर है। उमंग सिंगार जी की बात भी करें तो जिस तरह का पूरा मसला सामने आया, कहने वाली कौन है? उनकी पत्नी है, आरोप लगाने वाली पत्नी है। जो हुआ वो भी सबको पता है, ये भी सच है कि कोर्ट ने बरी कर दिया। पर जब हम अलग हटकर काम करते हैं, राजनीति एक अलग दुनिया में जब हम आ जाते हैं, तो लोग अलग नज़रों से टाइमिंग देखते हैं। इम्पोर्टेंट और है, इसीलिए ठीक विधानसभा बिल्कुल। सत्र के पहले जी वो एक हस्तक्षेप याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती जी। है, सत्र के ठीक बिल्कुल। पहले। जी तो समय का बड़ा खेल है, और इसीलिए देखिए आप उमंग सिंगार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। पर यह भी सच है कि हम उसके लिए कोई गाइडलाइन तो मुझे नहीं लगता है कभी कोई बनेगी। ये तो आत्म गाइडलाइन हो सकती है, जैसा कई बड़े नेता हैं जिनका, जैसा शिवराज जी का मैं जिक्र कर रहा था, कुछ नेता तो ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों से बचते हैं। बहुत मुद्दे हैं, सरकार के पास भी मुद्दे हैं जिसमें उमंग सिंगार पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं, और विपक्ष के पास तो फिर लाइन की झड़ी लगी है कि आप खूब मुद्दे उठाइए, ढेर सारे मुद्दे लेकर जाइए। पर यदि इस तरह होगा तो फिर विधानसभा में क्या चर्चा होगी शरद जी? हमें तो विधानसभा का एक नज़ारा भी दिखाई दे रहा, फिर तो यही सब होगा कि आप यही सब करते रहिए। लेकिन जनता आपसे उम्मीदें करती, चाहे विपक्ष हो या पक्ष के लोग, कि आप वो उन मुद्दों को सामने लेकर रखें विधानसभा में जो आपको चुनकर पहुंचाए हैं, उनकी बातों को आप विधानसभा सत्र तक पहुंचाएं और सरकार भी उस पर काम करे। दुर्गेश जी, कैलाश जी का इंटरव्यू हमने किया था कई बरस पहले। उन्होंने कुछ आरोपों के दायरे में एक ज़मीन के मामले को लेकर, उस समय विपक्ष और मीडिया दोनों लगातार उनको लेकर विपक्ष हमले कर रहा था, मीडिया में खबरें थी। तो उन्होंने कहा कि एक रात मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि पापा, ये सब कुछ जो छप रहा है और जो आरोप लग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? कैलाश जी ने बड़ी बेबाकी से कहा था, ये कम से कम 15 वर्ष पहले की बात होगी। उन्होंने कहा कि उस समय मुझे ऐसा लगा था कि राजनीति छोड़ दूं। सबसे ज़्यादा आहत व्यक्ति होता है जब घर से जुड़े मसले राजनीति में ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि आपकी बेटी ने ये किया, आपकी बेटी ने दुरुपयोग किया, आपके बेटे ने फ़ायदा उठा लिया, उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने वैसा कर लिया। ये सारी चीज़ें, कहीं आप भी मानते हैं, युवा नेता हैं, कि कहीं कोई गाइडलाइन बननी चाहिए इसको लेकर भी? हाँ, अगर कोई बहुत ही राजनीति से जुड़ा हुआ परिवार के दुरुपयोग का मसला हो तो बिल्कुल उठना चाहिए, पूरी ताकत से उठना चाहिए। देखिए शरद जी, इन सब चीजों को जैसा मनोज जी ने कहा कि उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप राजनीतिक जीवन में होते हो तो आपकी हर चीज, मतलब अगर आप अपने सार्वजनिक जीवन जी रहे हो आप, तो आपके जनता के प्रति जवाबदेही है आपकी हर चीजों के, निश्चित रूप से। जब आप, और अभी भूपेंद्र जी भी आरोप लगा रहे थे कि ये भाजपा ये कर रही, भाजपा, पर आप ये तो देखिए कि आरोप लगाने वाला कौन है, उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाने। आप हम तो न्यायालय का सम्मान करते हैं, पर अगर जो उनकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी
खुद उस चीज को लेके आगे गई है। और शरद जी, विधानसभा की बिल्कुल भी कांग्रेस चिंता नहीं करे। हम प्रदेश के हित के लिए मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में आए, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हम डे बाय डे विकसित मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विकसित देश में की जो भारत देश के लिए जो भूमिका होगी वो मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में से होगा। और आरोपों को और आलोचनाओं के से हम भयभीत हम भी होने वाले नहीं है। आपके जो आरोप हैं, जो आप आरोप लगाने का काम कर रहे हो, आप जो विधानसभा जनता की गाड़ी कमाई से चलता है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपके कांग्रेस के संगठन से, आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे निश्चित रूप से उठाइए। जनता के हित के लिए आप भी हैं, जनता के हित के लिए हम भी हैं। हम एक कदम और आगे बढ़कर उनके हित के लिए और अच्छा काम करने के हमें प्रेरित करेगा। पर आपकी जो कांग्रेस की जो कैंसर वाली बात जीतू पटवारी जी की है ना, उसको सच करने में मत लग जाइए। एक जड़ा छप जाऊं, प्रिंट में दिख जाऊं, चर्चा में आ जाऊं, इसको लेकर आप जनता की गाड़ी कमाई को खत्म मत करिए। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आप उठाएंगे तो निश्चित रूप से जनता भी आपको सराहेगी। पर आप लोग सिर्फ अपनी ताकत दिखाकर, अपना बाहुबल दिखाकर, बार बार वॉकआउट कर आप मुद्दों से भटक कर बाहर निकल जाते हैं। वो मुझे लगता है कि उससे जनता का नुकसान होता है। सदन गाड़ी कमाई से चलता है। सदन में आप बिल्कुल निश्चित रूप से जो मान्य परंपरा है उसके निमित्त आप आइए। निश्चित रूप से सब चीजों को सुना जाता है, सब चीजों को बात की जाती है। जी भूपेन जी, हमने अपनी परंपरा में भी देखा है, हरिश्चंद्र जी राजा रहे, लेकिन जिस भूमिका में वो थे तो उन्होंने अपने ही पुत्र के पार्थिव शरीर के लिए अपनी ही पत्नी से कहा कि भाई शुल्क तो देना पड़ेगा। प्रभु श्री राम के लिए भी हम सुनते हैं कि आक्षेप जब लगा तो उन्होंने भी उत्तर दिया। सार्वजनिक जीवन में जब आप होते हैं, महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं, तो कई बार ये गड़बड़ के बीच में भी आपको जवाब तो देना पड़ता है। क्या पार्टी मानती है कि ये भले ही उनका निजी मसला है, लेकिन इस मसले पर सारा स्पष्टीकरण उनकी तरफ से आना चाहिए और पार्टी भी संभवतः उनसे बात करेगी? देखिए, ये पहले तो मैं ये बता दूं कि आज की जो राजनीति का दृश्य है वो कोई भगवान राम से तुलना करने लायक नहीं है, ना जो है यशोदा से तुलना करने लायक है और ना जो है सिद्धार्थ से तुलना करने लायक है। और स्पष्ट रूप से जो है भैया दी जो हमारे बैठे हैं भाजपा के हमारे प्रवक्ता जी, उनने तो कह दिया कि हम बाहुबल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उनका पहला तो आभार मानता हूं मैं कि उन्होंने माना कि कांग्रेस में थोड़ा बाहुबल बचा है। यही भूल करते हैं भैया, सुन तो लो मेरे भैया, सुन ले बाहुबल की कोई बात नहीं की उन्होंने, ये स्पष्ट आपने कहा कि जो है तो हमारा पास बाहुबल बचा है, ये आपने मान के मुझे बड़ा उपकृत किया। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जगह कौन सी है जो फैसला करती है कोई अपराध कारित हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी जगह है अदालत। अब अदालत कोई फैसला कर चुकी है, उस पर जो है मुस्कुराना चाह रहे हैं भाई साहब, तो हम इसके लिए क्या इनकी मदद कर सकते हैं? उसके ऊपर भी एक अदालत है। सामने वाला ये कह रहा है कि भाई उस अदालत में अगर जो है जो स्वीकारात होता है ये मुकदमा, तो वहाँ भी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, इससे डरेंगे नहीं। और पीठ पे जो घाव मारने की आप कोशिश कर रहे हैं उससे हम विचलित भी नहीं होंगे। और तीसरी चीज़ आपने कहा कि उनकी पत्नी ने ये मुकदमा दर्ज किया। अभी इसमें आप भूल गए कि जो है वर्तमान के पूर्व इसमें क्या है, कोई स्थिति आप स्पष्ट नहीं कर पाए। तो जो पत्नी ने मुकदमा किया है, मैं आपको यही स्मरण दिलाना चाह रहा हूँ कि स्वयं जो है बेटी ने मुकदमा दर्ज किया था आपके जो है नेताओं के खिलाफ। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, इसको आप ऑफिशियली बता दो, आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया थी? विषयों को छालने का कोई तो ये जो है ये आपकी पार्टी के जो दुष्चरित्र लोग हैं उस पर आप खामोश हो जाते हैं। और आप जो है कांग्रेस की छोटी छोटी सी बात सुन, तो अब पूरी बात तो सुन ले भाई। मैं तो आपकी बात को सारी स्वीकार कर ली और ये भी कहा मैंने कि आपके दर्शन मात्र का फल है, आप तो नर्मदा जी की तरह पवित्र हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि शुचिता की तैयारी और शुचिता की जो पवित्रता को मानने की बात दोनों तरफ से होना चाहिए। क्या आपके अध्यक्ष महोदय को इस तरह से भाषण देना चाहिए था जैसा वो दे रहे हैं? और जब हमारा एक जवाबदेह हमारा नेता है, वो कह रहा है कि हम इसको फेस करेंगे, आपको जहां चर्चा करनी है उस पर करिए, हम फेस करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे पार्टी। मनोज, अब विधानसभा के परिदृश्य पर हम आते हैं, थोड़ी कल्पना ही कर लेते हैं कि ये विषय जब उठेंगे जनहित से जुड़े हुए, और उसी में अगर ये विषय भी उठा सत्ताधारी दल की तरफ से और इस पर नोकझोंक हुई,
तो संयम की किधर से अपेक्षा करें? बीजेपी से करें, कांग्रेस से करें, या फिर ये सब कुछ इतना बढ़ेगा कि जैसा हम देखते हैं गाड़ी पटरी से उतरती है, गतिरोध बनता है, स्टेलमेट बनता है और विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित। शरद जी, आज भी विधानसभा को जब हम देखते हैं तो लंबे अरसे के बाद यदि आप पूरी चीज़ें देखेंगे तो सत्र कितने लग रहे हैं। पहले महीने महीने 2-2 महीने के सत्र, खासकर बजट का जब सत्र होता था तो लंबी चर्चा होती थी, चर्चा पर बातें निकलती थी, पक्ष विपक्ष को सुना जाता था। धीरे धीरे कर कर उसका समय खत्म होता जा रहा। पिछले साल भी हमने बजट का सत्र देखा तो करीब 8-9 दिन का था। इस बार 10 से 24 तक है। लेकिन आप सत्र को देखेंगे तो होली आ रही बीच में, 4-5 दिन तो बजट के बाद होली के निकल जाएंगे। ओवरऑल वही होगा, जब मुद्दे उठाए जाएंगे तो दोनों तरफ से वही होगा। लेकिन जनता ये उम्मीद आपसे जरूर करती है कि आप मुद्दों को उठाइए, वक्त वहां पर इसलिए दीजिए कि हमारी बातें हो जाए, हमारे मुद्दों को यदि विपक्ष उठा रहा है तो सरकार की तरफ से जवाब मिल जाए। अब आप यदि ये वाले मसले जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, यदि ये सब भी वहां बयान आ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता, हम सदन से लेकर यहाँ तक, संसद से लेकर यहाँ तक जहां भी देख रहे हैं, मूल जो गौण मुद्दे हैं वो तो गायब है, बाकी मुद्दों पर चर्चा हो जाती। ये तो शायद कतई भी ठीक नहीं। कई मसले हैं देश के सामने, हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और सभी राजनीतिक दल, ख़ासतौर से अगर मैं बात करूं बीजेपी की और उसके पहले सत्ता में रही कांग्रेस की, इन्होंने अपना अपना विनम्र योगदान इसमें दिया है। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि जनता से जुड़े मसले, अगर मान लीजिए सदन में उमंग सिंगार जी के निजी जीवन से जुड़ा ये प्रसंग किसी गतिरोध का कारण बनता है तो ये ठीक तो नहीं होगा कि इस पर तू मैं इतनी बढ़ जाती है कि जनता से जुड़े हुए, क्योंकि ये हम सब जानते हैं सदन की 1 मिनट की कार्रवाई पर 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तर और कई बार निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी जो दायरे में आते हैं वो उन सवालों के जवाब देते हैं, जुटे रहते हैं तैयार करने में जवाब जो विधानसभा में पूछे जाते हैं। और एक समय ऐसा भी था, मैंने भी एक जूनियर के नाते सुना है कि सुंदरलाल पटवा बोलते थे तो सदन ठिठक कर सुनता था। होमी दाजी बोलते थे, जब लेफ्टिस्ट विधायक थे, इंदौर से आते थे, पूरा सदन ठहर कर सुनता था। 320 सदस्यीय विधानसभा को देखने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। सदन की उन गौरवशाली बहसों को मैंने भी देखा है और मैं सोचता था ये लोग कितना पढ़ते हैं, कितना ज्ञान है, कितना तुरंत उत्तर देते हैं। लेकिन अब ना रहे वो पीने वाले, अब ना रही वो मधुशाला। क्या मैं इतना बूढ़ा लग रहा हूं आपको कि मैं ऐसी बात कर रहा हूं जैसे मैं भीष्म पितामह हो गया हूं? लौटाइए साहब वही गाना जो किशोर कुमार का है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वही पलछिन जब सदन में गूंजती थी बहसें, यादगार बहसें, ले आइए ना। क्या रखा इन सब बातों में? सवाल सुनिए, कितने चुपते हुए क्यों, और जवाब दीजिए। इधर से सवाल तड़ातड़, इधर से तड़ातड़ जवाब। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।